गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की बेहतरीन, खूबसूरत और अहम खबरों से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और हफ्ते के पहले दिन का आज आगाज़ है और आप नए अज़्म और जज्बे के साथ अपने अपने कामों की तकमील के लिए जनाब निकल पड़ेंगे। और इसके साथ साथ आज के शो में हम डिफरेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, हमेशा की तरह जो अहम खबरों पर मुश्तमिल होंगे, जिसमें पॉलिटिक्स भी होगी, सोशल इश्यूज़ भी होंगे, हेल्थ पे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते हैं नाज़रीन, सिंध के बाद पंजाब में भी सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और आज से बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं। इस लंबे वक्फे के बाद बच्चों का दोबारा स्कूल की रूटीन में आना एक खुशाइन बात है। हमारी भी रूटीन में नजफ थोड़ी सी मतलब तब्दीली आई है। सड़कों पे मैंने देखा कि आज बड़ी ज्यादा चहल पहल थी, बहुत ज्यादा रौनक थी। बिल्कुल, और इस वक्त वालिदैन के लिए कुछ खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सर्दी की शिद्दत में आप जानते हैं कि कमी तो थोड़ी सी आई है और कुछ अरसे के लिए, लेकिन ये अभी भी मौजूद है जनाब, गई नहीं है। ऐसे में बच्चों की सेहत का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वालिदैन को ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे गर्म लिबास पहनकर स्कूल जाएं ताकि वो किसी भी मौसमी बीमारी का शिकार ना हो। और इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में आप इस तरह की ग़िज़ाइयत या फूड्स ऐड करें जो कि उनके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें और वो बीमारियों से महफूज रह सकें। इसके अलावा सर्दी के मौसम में हाथ धोने की आदत का ख़ास ख्याल रखना हमें बहुत ज़रूरी है। इससे होता ये है कि बच्चे जो हैं वायरस और जरासीम से बचने के लिए उनको मदद मिलती है और वो बचे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा नजफ आपने। इसके साथ ही साथ वालिदैन को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि नींद की कमी से उनकी सेहत और पढ़ाई दोनों ही मुतासिर हो सकती है। तो आज का दिन बच्चों के लिए भी नया आगाज है और हम सबको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो अपनी तालीम का सफ़र सेहतमंद और खुशगवार अंदाज में जारी रख सकें। तो फिर बात करते हैं जनाब आज के मौसम की। तो बताइए नजफ, आज मौसम कैसा रहने वाला दिन? बिल्कुल, आइए वेदर अपडेट्स की तरफ चलते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान है। ताहम पंजाब के बेशतर अजला और बलाई सिंध के इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जनवरी से मगरबी हवाओं की लहर बलाई इलाकों को मुतासिर कर सकती है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां शदीद सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बादलों का बसेरा है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में टेम्परेचर कम से कम -14 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर। वादी में शदीद सर्दी पड़ रही है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहाँ पर पारा कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम -5 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बनू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान और गिरदो नवा में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। और अब आगे चलते हैं, नज़र डालते हैं 5 दरियाओं की धरती पंजाब के मौसम पर, जहां मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान में टेम्परेचर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। और अब रुख कर लेते हैं सुबह बलोचिस्तान के मौसम की तरफ,
जहां बेशतर अजला में सर्दी की लहर बरकरार है। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड पड़ने का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम पारा 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। वेदर अपडेट्स के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं तारीख की बदतरीन आतिशज़दगी की। अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस में गुज़श्ता मंगल से खौफनाक आग लगी हुई है। 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर अभी तक आग बेकाबू दिखाई दे रही है और दुनिया का सुपर पावर कहलाया जाने वाला अमरीका आग के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। सारी की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई और आग बुझाने वाला वाटर सिस्टम नाकाम हो चुका है। फायर फाइटर्स कम पड़ गए। आग ने 40,000 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। आग शुमाल मशरिक की तरफ फैलना शुरू हो गई और तेज हवाओं की वजह से बुध तक आग फैलने का मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस और अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर समेत 4 लाख अफराद को घर छोड़ने और इलाका खाली करने का कह दिया गया है। आग बुझाने के लिए कैदियों को भी तलब कर लिया गया है और 1000 के करीब कैदी आग के शोले ठंडे करने में मसरूफ अमल हैं। हुकाम के मुताबिक तमाम तर कोशिशों के बावजूद सिर्फ 8% आग पर ही काबू पाया जा सका। माहिरीन का कहना है कि दुनिया का कोई भी पानी का जखीरा इस आग पर काबू नहीं पा सकता। इसके साथ साथ नाजरीन आपको बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग ने लॉस एंजलिस को राख में बदल दिया है। हर तरफ तबाही ही तबाही है। शहर जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। अब तक 24 अफराद हलाक हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी और लाखों लापता हैं। हॉलीवुड शख्सियात के पुरतायुश घरों समेत 12,000 से ज़्यादा इमारतें राख का ढेर बन चुकी हैं। हॉलीवुड स्टार और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए हैं। लोग अपने घरों को जलता देख रहे हैं। इंतज़ामिया उनकी मदद करने में बेबस दिखाई दे रही है। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। अमेरिका को एक तरफ तो बदतरीन आग का सामना है और दूसरी जानिब बर्फानी तूफान भी तबाही मचा रहा है। अमेरिका में बर्फबारी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 से ज्यादा रियासतों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। करोड़ों शहरी मुतासर हैं, जबकि स्कूल और सड़कें बंद कर दी गई। मुतादिद रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसे 3000 से ज्यादा परवाजें मनसूख और 4000 से ज्यादा ताखीर का शिकार। और नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे जहांगीर लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, लॉस एंजलिस में लगी आग ने तबाही मचा दी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर ब्रीफ कीजिए हमें। जी, इस वक्त तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है लॉस एंजलिस के अंदर और ये अमरीकी तारीख की बड़ी बदतरीन किस्म की जो आतिशज़दगी हुई है लॉस एंजलिस के अंदर। वैसे तो एलए के अंदर जो है हर साल आग लगती है और जंगलात के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बारिशें जो है बहुत कम होती हैं और जो जंगलात के अंदर दरख्त हैं और लकड़ी जो है वो काफ़ी खुश्क हो जाती है और हवा भी काफ़ी खुश्क होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगती है। आग लगने की असल वजह जो है वो ये है कि जो जंगलात के ऊपर से जो इलेक्ट्रिसिटी की जो हाई टेंशन जो वायर्स जो हैं जो वो गुजर रही होती हैं, तो जब हवा तेज चलती है तो वो हवा के की ज़्यादा स्पीड की वजह से उसके अंदर जो है वो तारे जो हैं वो आपस में, वायर जो है आपस में वो कनेक्ट होती हैं और वो उनके साथ में मिलने से, तारों के मिलने से वो जो चिंगारियां निकलती हैं, उस चिंगारी की वजह से आग जो है वो लॉस एंजलिस के ये इन जंगलात में लगती है। और ये मामूल का एक
एक कार्रवाई है जो कि हर साल यहाँ पर लॉस एंजलिस में आग लगती है, लेकिन इस जी मर्तबा जो आग लगी है इसमें बहुत शिद्दत आ गई, और उसकी वजह यह थी कि आग जैसे ही लगी और उसके अंदर हवा इतनी तेज थी कि उसने चंद लम्हों में एक बहुत बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। बिल्कुल सही और जहांगीर वो साहब, इतनी- आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बताइए कि गुज़श्ता 6 दिन से आग लगी हुई है और अब भी कुछ मकामात ऐसे हैं, स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर आग बुझने के इम्कान दिखाई नहीं दे रहे। क्या वजह है कि तमाम तर वसाइल और टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए भी ताहाल आग पर काबू मुकम्मल तौर पर नहीं पाया जा सका? जी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आग लगी है ये जिस तकरीबन 40 एकड़ जो रकबा है उसके ऊपर ये आग लगी है, और ये जी। ओशन साइड का इलाका है और ये पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर जो बड़े रिच लोग हैं, जो फिल्म स्टार हैं या बहुत वेल ऑफ लोग हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े मैंशन, अपने घर बनाए हुए हैं पहाड़ियों के ऊपर, अपने बड़े मैंशन बनाए हुए हैं। तो जब आग लगी तो उन पहाड़ी इलाकों के अंदर फायर ब्रिगेड और जो आग बुझाने का अमला है और दूसरी जो एजेंसी है उनकी पहुंच जो है ना काफी दुश्वार हो गई, क्योंकि चंद घर ऐसे थे, चंद मकानात और चंद मैंशन ऐसे थे कि वहां पर फायर ब्रिगेड जो है ना वो नहीं पहुंच पाया। सही। और जब आग ने उन घरों को लपेट में लिया तो वो उसके आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसने चंद लम्हों में पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। और इसकी यही वजह है कि वहाँ ये सारा पहाड़ी इलाका है, एक साइड अच्छा जहांगीर, हमें इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि प्रिसाइजली एक्यूरेटली बताइएगा कि किन इलाकों में अभी तक आग बेकाबू है और अब तक कितने अफराद मुतासिर हो चुके हैं। ये कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजलिस का पैलेसाइड का इलाका है जहाँ पर आग लगी है, ये बिल्कुल हॉलीवुड के और जो आप कह लें कि वेल्शेयर वगैरह का जो इलाका है जहाँ पर काफी रिच लोग रहते हैं, वो ये इलाका है। और यहाँ पर एक साइड पे ओशन है, दूसरी साइड पे पहाड़ी इलाका है। तो ओशन साइड से जो है वो फायर ब्रिगेड नहीं जा सका और दूसरी साइड पर पहाड़ी इलाका था, तो इसकी वजह से वहां पर जो आग जो है बेकाबू हो गई। इसमें 16 से ज्यादा लोग जो है वो अभी तक जो है मौत की आगोश में चले गए हैं, और उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो कि बूढ़े लोग थे और वो अपने घरों में मैसूर होकर रह गए, वहां उन तक जो है हेल्प नहीं पहुंच सकी। और कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपने घरों को जो उस आग से बचाने की कोशिश की, उसमें उनकी मौत। बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक है। जहांगीर साहब, इस पर भी जरा कमेंट करते हैं। जिस तरह से आप आग लगने की वजूहात के बारे में बात कर रहे थे, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई या बताया गया कि ये बिजली की तारों के आपस में मिलने की वजह से आग लगी? कंफर्म किया गया कुछ? जी, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये हर साल ही, क्योंकि मैं लॉस एंजलिस में काफी अरसा रहा हूँ और वहाँ पर ये मैं जिस जगह रहता था मेरे बिल्कुल बराबर में मेरे सामने जो वायर्स थी आपस में टकराती थी और उसमें जो चिंगारियां निकलती थी उससे आग लगती थी। तो अब पहले कुछ क्यासराइयां ये हो रही थी कि ये किसी ने आग जानबूझ कर लगाई है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर बारबेक्यू वगैरह लोग करते हैं और उसकी वजह से भी आग लगने के जो है इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियली तौर पर यही कहा गया कि ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो हाई टेंशन वायर्स हैं उनकी वजह से आग लगी है और उसकी वजह से ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक जहांगीर साहब, आपने बताया कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई और यही बताया गया कि जो बिजली की हाई टेंशन की वायर्स हैं उनके आपस में टकरा जाने से ये आग लगने के वाकयात पेश आए और अमूमन भी इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बार ये जो वाकया पेश आया ये बहुत ज़्यादा शदीद है और आग अब तक लगी हुई है कुछ मकामात पर और उस पर काबू नहीं पाया जा सका। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस आग पर जो है वो काबू पा लिया। और इसके साथ साथ उज़ैर ज़रा हमें ये भी बताते हैं कि पानी की स्टोरेज भी उस तरह नहीं की गई जिस तरह की हुकूमत को वहाँ पर करनी चाहिए थी। अब उम्मीद यही है कि पानी जो है उनको मुयस्सर भी हो जाए और कहीं ना कहीं ये आग बुझ भी जाए।
और ये जो मामलात, ये नुकसानात हुए हैं लोगों के, वो भी पूरे हो जाएं। और इसी बात के साथ नाजरीन ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं सितारों की और जानते हैं कि मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। उनसे जानेंगे कि इस हफ्ते किन अफराद को खास एहतियात की ज़रूरत है और कौन से स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता खुशकिस्मत साबित होने वाला है और रवा हफ्ता मजमूई तौर पर मुख्तलिफ सितारों के लिए कैसा रहेगा। तो ज़ंजानी साहब, आपको सुनो पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनके लिए ये हफ्ता बड़ा खुशकिस्मत रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सबका। इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट तमाम स्टार्स के असरात तो मिले जुले रहते हैं, क्योंकि हर दिन किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा होता है। लेकिन जहाँ तक बात है टॉरस वालों की, फिर उसके बाद लियोज वालों की, लिब्रा वाले अफराद, सेजिटेरियस वाले अफराद, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस, ये ऐसे ज़ोडिक साइन हैं कि जिनके लिए ये वीक काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाला है। कि इसमें इनका काम है, इनका करियर है, इनके फाइनेंशियली मामलात हैं या इनके रिलेशनशिप के हवाले से जो मामलात हैं, उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। एरीज़ की अगर मैं बात करूं तो एरीज़ वालों के लिए ये वीक जो है बड़ा मेहनत का रहेगा, स्ट्रगल का रहेगा, एफर्ट का भी रहेगा। बस एक चीज़ में मुहतात रहें कि अगर कभी किसी वहम वसवसे का शिकार हों और जिस वजह से हो जाएं, तो ज़रूर किसी के साथ मुशावरती अमल अपना रखें ताकि गुफ्तगू कर लेने से इनके मामलात बेहतर रहें। बहरहाल हार्डशिप बहुत रहेगी और इनकी अगर मैं देखूं नींद भी इस वीक में अनरेस्ट हो जाने की वजह से नींद इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती हुई दिखाई देती है। और बहरहाल मेहनत के बाद बिल्कुल ठीक ज़ंजानी साहब, अब ज़रा वन बाय वन करके हर स्टार को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज की, बताइएगा। एरीज से मुतालिक ज़ंजानी साहब कमेंट मेरा ख्याल कर चुके हैं। टॉरस के हवाले से ज़ंजानी साहब ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। टॉरस की अगर बात की जाए तो टॉरस वालों के लिए वीक फाइनेंशियली एतबार से बहुत अच्छा है और रिलेशनशिप हैं, ख़ानदानी मामलात हैं और इवन जॉब करियर के हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये वीक इनका बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनकी सेविंग बहरहाल डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर अखराजात हो भी रहे हैं, सेविंग के मामला ठीक रहेंगे और कोशिश करें कि किसी भी किस्म के जो लीगल मैटर्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। इवन अगर गाड़ी भी चला रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, तो रोड पे एहतियात से चलें, वरना चालान हो सकता है, जुर्माना इनको भरना पड़ सकता है। तो इस हवाले से टॉरस के लिए बहरहाल ये वीक काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। जेमिनी की तरफ चलते हैं। जेमिनी की अगर बात की जाए तो ये वीक इनका खुद शनासी का है, खुद एतमादी इनमें बहुत बेहतर है, सेहत इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहेगी। वो लोग जो ऑलरेडी जॉब करते हैं या सर्विसेज के अंदर हैं, उनकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी और तरक्की प्रमोशन के हवाले से राहें आज के दिन में हमवार होती हुई दिखाई देती हैं। इनका आमदन में भी कुछ हद तक बेहतरी रहेगी, रिलेशनशिप इनके ठीक हैं। लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ मामलात में थोड़ा सा नाचाकी रह सकती है। बहरहाल एहतियात करेंगे तो ये वीक अच्छा गुजर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ज़ंजानी साहब, कैंसर वालों की बात कर लेते हैं, उनको क्या मामलात पेश रहेंगे? कैंसर वालों के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं और इस वीक में नज़र बद का भी शिकार हैं, अखराजात के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वो अफराद हैं जो अगर अकेले हों तो इनको गैर महफूज अपना आप महसूस होता है, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। कैंसेरियंस को मैं तजवीज़ करूँगा कि इस वीक में अपना सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका लाजमी दें, क्योंकि ये वीक इनकी सेहत के लिए, दीगर मामलात के लिए कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं। बहरहाल एक चीज़ इस वीक में अच्छी हो सकती है इनके लिए कि अगर किसी से कर्ज लिया है या उधार लिया है, उसमें मुमकिन है कि उतर जाए, या वो अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबर इस वीक में हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक है। ज़ंजानी साहब, आपने बात की कि हो सकता है कि वो जो उधार का मामला वो बेहतर हो जाए, तो ये बताइएगा जो दिया हुआ है क्या वो भी वापस मिल सकता है इन्हें? जो दिया हुआ है वो वापस तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई बस यही जानना था ज़ंजानी साहब। लियो की बात कर लेते हैं, लियो वालों के साथ कैसा सलूक करेगा ये हफ्ता? लियो की अगर बात की जाए तो ये हफ्ता इनका प्रॉफिट का है, गेन का है
कोई ना कोई एक देरीना ख्वाहिश जो कि बड़े तवील अरसे से चाहते थे पूरी हो जाए, इस वीक में मुमकिन है पूरी। और जो भी काम करेंगे उसमें मुनाफे को मद्देनजर रखते हुए इकदामात करना इनको मुस्बत नताइज देगा इंशाल्लाह। दोस्तों से मुलाकात, दोस्तों के साथ मुशावरत रहना, सोशलाइजिंग करना, एक्टिविटीज़ का, गैदरिंग्स का हिस्सा रहना, किसी तकरीब में शिरकत होना, फाइनेंशियल एतबार से बेहतर रहना। लेकिन ये जो मौसम है ये इन पे असरअंदाज हो सकता है कि अपनी गफलत से, अपनी लापरवाही से इनकी हेल्थ खराब होगी। अदरवाइज इनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में ठीक रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। मजीद आगे चलते हैं, विर्गो के हवाले से हमें बताइएगा इनका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। वर्गोस वाले तो वो अफराद जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये हफ्ता बेरोजगारी को ख़त्म कर सकता है। ज़रा सी कोशिश, ज़रा सी मेहनत, और इस वीक को कोशिश करें कि जितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव या प्रोडक्टिव होकर गुजारें तो अच्छा रहेगा। ये वीक इनको इज्जत दिला सकता है, ये वीक इनका अथॉरिटी का है, ये वीक इनके स्टेटस का है, घर के सुख का है, घर के सुकून का भी है, और अहम शख्सियात से मुलाकात का भी है। तो ये हफ्ता मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम फैसले करके जाएगा। तो और इस वीक को बेहतर अंदाज में गुजारें। और लिब्रा वालों का ये वीक इनके मुकद्दर का, वक्त का, अगर इनकी नींद तवील अरसे से पूरी नहीं हो रही थी, इस वीक में इनकी नींद भी पूरी होगी, हेल्थ भी बेहतर रहेगी, और इंटरनेशनल रवाबित इनके कायम होते हुए दिखाई देते हैं, या बैरून मुल्क जाने वालों के लिए आसानी रहेगी की गई मेहनत का सिला। यानी ये पूरा का पूरा हफ्ता लिब्रा वालों के लिए फाइनेंशियल एतबार है या कोई भी काम है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुशबख्ती लेकर आ रहा है। ये वीक इनके लिए बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। स्कॉर्पियंस जो हैं ज़हनी तनाव का शिकार हैं, नाउमीदी का शिकार हैं, मायूसी का शिकार हैं, और ख़ास तौर पे विरासत के मामलात हैं, ख़ानदानी मामलात हैं, कुछ ससुराल के हवाले से कोई मामलात हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। और डॉक्टर के पास भी आप खुद या किसी बड़े बुजुर्ग को लेकर जाना हो सकता है। हेल्थ पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन रहेंगे नौकरी करने वाले अफराद ख़ास तौर पे कि इनको वो काम भी करना पड़ेगा जो शायद इनकी जिम्मेदारी ना हो। तो इनका ये जो हफ्ता है ये मसरूफियत से भरपूर है, और इनका आमदन में कमी, खर्चा इनका इस वीक में ज़्यादा हो सकता है। सही। और सेजिटेरियस के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। वो लोग जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि शादी ना होने की वजह से अच्छा है, अच्छा इस बात पे है कि इनकी मुमकिन तौर पे कहीं पे कोई शादी की बातचीत चल रही है, कोई रिश्ता हो रहा है, तो उस हवाले से इस वीक में आगाज, इब्तदा या बात पक्की हो सकती है। तो ये रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है। वो मियां बीवी तो किसी कैप्रिकॉन की अगर बात करें तो कैप्रिकॉन की सेहत खराब रहेगी। कैप्रिकॉन को कर्ज की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, मायूसी का शिकार हो सकते हैं, नाउमीदी का शिकार हो सकते हैं, लोगों के रवैयों से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। तो इनको भी इस वीक में अपना सदका खैरात ज़रूर निकालना चाहिए। और एक्वेरियस के लिए ये वीक अनसर्टेन गेन का है, मोहब्बत का है, प्यार का है, खैर बरकत का है, रूहानियत का है, और अपने शोबे से मुंसलिक अफराद के साथ मुलाकात करने का है। जो वालिदैन हैं उन बच्चों की जानिब से खुशी मुयस्सर आ सकती है, और कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी फेवर सपोर्ट इनको मिल सकती है जो किसी इनाम से कम ना हो। बहरहाल ये वीक एक्वेरियस के लिए बेहतर रहेगा। पाइसेस के बारे में बताइए। पाइसेस के लिए यह हफ्ता घर की खुशी कि कोई ना कोई घर के लिए तज़ीन व आराइश में दिलचस्पी लेना, या कोई ना कोई चीज़ खरीद लेना, अपनी गाड़ी सवारी की मुरम्मत करवाना, घर में मेहमानदारी रहना। तो ये हफ्ता इनका पुरसकून है कि इस वीक में ज़्यादा मसरूफ़ नहीं है, लेकिन मसरूफियत वो है कि अपनी जहाँ पे ये रहते हैं उन जगहों को बेहतर रखना, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, कि जहाँ पर इनका ज़्यादातर वक्त गुजरता है, उन जगहों में अपने लिए मुश्किलात जो पैदा आ रही थी उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब आपके कीमती वक्त का, और आपने बड़े अच्छे तरीके से 1 बाय 1 तमाम स्टार्स का बताया कि उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला। तो जनाब जिनके लिए तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है वो भी तैयारी रखें, और जिन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है वो ज़रा ज़्यादा मोहतात रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें। तो नाजरीन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है हमारे हेल्थ सेगमेंट का और आज हम बात करेंगे कुदरत की एक ऐसी नेमत के बारे में जो सदियों से हमारी सेहत, खूबसूरती और खानों का हिस्सा रही है। हम बात कर रहे हैं सरसों के तेल की, यानी मस्टर्ड ऑयल की, जो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कुदरती शिफा का खजाना है। लेकिन इसके फ़वाइद तभी हमें मिल सकते हैं जब हम इसे प्रॉपर तरीके से और दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना जानते हों। तो आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। उनसे हम जानेंगे कि सरसों का तेल हमारी जिंदगियों में कितना अहम किरदार अदा कर सकता है और इसे किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपको वालेकुम अस्सलाम। हमें ये बताइए कि जो सरसों का तेल है, एक तो इसकी अफादियत के बारे में बताइए, कितना मुफीद है और किस किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। सरसों के तेल की इसलिए मैं लेके आई हूँ सरसों का तेल। एक्चुअली मेरे पास प्योर ऑर्गेनिक सरसों का तेल मैं घर में भी यूज़ करती हूँ और इसीलिए मैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग इसकी फ्रेग्रेंस भी बेशक चेक करें कि आप लोगों को पता चले, क्योंकि जो लोग खास किस्म की थोड़ी सी एक खास किस्म की थोड़ी सी स्मेल होती है जिससे खाने की वजह से इरिटेट करते हैं लोग और बच्चे लगाते भी नहीं है, बच्चे लगाते भी नहीं है। लेकिन मैं हम अगर सरसों की बात करें, सबसे पहले हम सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों क्या कहते हैं कि हमारे पाँव के अंगूठे से लेके सर के बालों तक पूरे हेड एंड टो पूरा का पूरा इसका फायदा। इसका मैंने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है अभी तक। अच्छा। हाँ, जिसका साइड इफेक्ट अभी तक मेरे सामने नहीं आया। बस एक दो जगह पे थोड़ा सा बस ये हुआ है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या ढूंढने की कोशिश की गई है। स्मेल ही मैंने सुना है इसके बारे में कि लोगों को सिर्फ इसकी स्मेल से इशू है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इसके बारे में एक बात जो आई है सामने, वो किसी भी ऑयल की हो सकती है, ठीक है, कोई भी जिसको बार बार आप डीप फ्राई करते हैं ना चीजों को और वो पड़ा रहता है कढ़ाई में, चाहे फिर वो सरसों का तेल ही क्यों ना, उसके अंदर फिर वो ऐसे जरासीम आ जाते हैं कि जिनसे हमें कोई भी बीमारी लग सकती है। कुछ माहिरीन की भी बात सुन रहे थे कि इसमें आप कुकिंग करेंगे तो जनाब कैंसर भी हो सकता है, ये इस तरह की भी चीजें हैं। ये नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। ये मैं आप बिल्कुल क्लियर करूंगी इस बात को। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन। देखिए, मैं अपनी एज के मुताबिक अगर बात करूं तो मैंने ये देखा है, मैं अपने घर में भी यूज करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे भी आजकल के बच्चे हैं, वो जरा स्मेल 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 लेकिन स्मेल इसमें खत्म करने का जो तरीका है मैं वो सबसे पहले हमारे साथ शेयर कीजिए। वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अब बच्चों को खिला रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, हमारी अम्मियाँ भी खिलाती थी, हम तो इसको अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी अम्मियों ने अपने बचपन से देखा, क्योंकि कुदरती जड़ी बूटी है। हाँ जी, बताइए हमें जरूर। अच्छा, इसका स्मेल दूर करने का तरीका ये, अगर आप लोग 5 लीटर एटलीस्ट 5 लीटर तो घर में यूज होता है, ठीक है ना, वन टाइम आपने ले लिया, ठीक है। सरसों लें, देखिए ये सरसों खुद निकलवा लें, ठीक है, हाँ सरसों ले खुद निकलवाएं। ये वाहिद वो चीज है, देखिए हम कोई महंगे से महंगा कुकिंग ऑयल लेते हैं, किसी कुकिंग ऑयल को मैं बुरा नहीं कह रही किसी के लिए, लेकिन वो प्रोसेस है। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमने अपनी हेल्थ को भी प्रोसेस में डाल दिया, तो इसलिए फिर हम इन चीजों का शिकार हो रहे हैं कि नई से नई बीमारियां जो है वो हमारे अंदर आ रही हैं। अच्छा, बात इसकी करते हैं कि सरसों का तेल अगर 5 किलो है आप लोगों के पास, 5 केजी आप लोगों ने सरसों लेके आप लोगों ने तेल निकलवा लिया, उसकी स्मेल या उसकी हल्की सी जो कड़वाहट उसको दूर कैसे करना है। हाँ जी, हमारे जो देखते थे हम अपने घर में कि किचन में मेरी अम्मी जो थी, मेरी नानो जो थी, वो लहसुन भी, प्याज भी, कुछ लोग और कुछ लोग ना आटे की टिकिया से बना के ना गुदे हुए आटे की वो डालते हैं 3 दफा, ठीक है, तेल के अंदर। हाँ, उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसकी जो निशानी होती है, देखिए इसका झाग उठता है, ठीक है, जब वो झाग बैठ जाए, बिल्कुल ऑयल जो है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा और उसकी बिल्कुल स्मेल आप लोग ये समझे कि है ही नहीं, आम कुकिंग ऑयल की तरह इसको इस्तेमाल करें। और दूसरा एक और इसका जो मैंने तरीका इजाद किया वो मैं सबको बताना चाहूंगी, वो ये है कि बड़ा कोयला लें, बुझा हुआ कोयला जिसको बोलते हैं ना, कोयला बड़े साइज का लेके बुझा लें उसको, उसके अंदर वही लहसुन की तुरियां डालें। अगर 5 किलो आप लोगों के पास तेल है तो कम से कम 25 से 30 तुरियां आपने लहसुन की जरूर डालनी, कलियां जिसको बोलते हैं, ठीक है। और साथ में आप वो कोयला डाल दें। आप यकीन माने नीचे कोई डर्ट, कोई आप लोगों को इसका रेत या कोई चीज नजर नहीं, वो कोयला जो होता है वो सारा ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर। अच्छा, हाँ जी। वैसे भी हाँ जी, एक बहुत बड़ी टिप मैं आप लोगों को ये देने लगी हूँ कि जिस तरह हम फ्रिज में उसको फ्रेशनर के तौर पे एक चीज लगाते हैं ना कि ताकि जो स्मेल वो आपस में मर्ज ना हो, इसी तरीके से मैं अपने घर में या हमारे फैमिली में कोयला रखा जाता है, ठीक है। हाँ, स्मेल नहीं क्रिएट होने, चाहे फिर आप ना जो सेब वो आटे के अंदर रखे लेकिन स्मेल नहीं आएगी। आप दूध के अंदर तब भी इसी तरीके से। हाँ जी, ये कोयले की जो स्मेल है ना, फ्रिज में भी रखा जा सकता है। जी, फ्रिज में रखते हैं ना, फ्रिज में रखते हैं। उसी माइंड से मैंने ऑयल के अंदर डाला था। आपने एक्सपेरिमेंट किया कि बेसिकली यहाँ पे काम बहुत अच्छा रहा, तो इसलिए मैं सबको बताना चाहूंगी कि आप लोग भी ये करें इस तरीके से। बड़ा कारगर है जी फिर। हाँ जी, बहुत कारगर है। अच्छा, दूसरा ये मैं बताती हूँ कि इसकी कुकिंग का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, क्योंकि ये हम पका चुके होते हैं, ठीक है। जिस तरह ऑलिव ऑयल होता है ना,
ऑलिव ऑयल को भी यही होता है कि 1 से 2 चम्मच से ज्यादा आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। इसको हम खराब किस तरीके से कर लेते हैं कि इसकी कुकिंग बहुत ज्यादा, इसको ओवर कुक कर लेते हैं। ठीक है। ओवर कुक नहीं करना चाहिए इसको ओवर कुक की बजाय आप ये करें कि जब आपके पास पक्की हुई फॉर्म में एक ऑयल आ गया है, वो प्योर हो चुका है आप लोगों का, ठीक है, उसको पकाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। जब आप वेजिटेबल स्टीम उसको करें, स्टीम पे उसको गलाएं, गलाने के बाद उसको ऊपर डाल के 3 से 4 चम्मच और फिर उसको भून। अच्छा। हाँ, ये इसका बेस्ट तरीका। जिस तरह के हम ऑलिव ऑयल तो हम स्प्रेड करते हैं ना, इसको स्प्रेड नहीं करते, इसको जरा सा पकाते हैं, लेकिन वो है कि इसको जरा ज्यादा भुनिया नहीं लगानी चाहिए, ज्यादा नहीं। अच्छा, हम ज्यादा ये भी कुक नहीं देखते हैं, करना मतलब चाहिए। एक तो पहलवान तो लगा ही रहते हैं अपने जिस्म पे तेल। जी। ये बताइए कि सरसों के तेल को जिस्म पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि लोग तो बड़े बुजुर्ग तो लगाया करते थे, उसका क्या फायदा है? उसका ये फायदा मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह हमारी सारे दिन की थकावट ना आप, अच्छा, इसका एक तरीका होता है लगाने का। अगर इस मौसम में हम लगाते, इस मौसम में लगाएं, आप किसी भी मौसम में लगाएं, आप इसको नीम गर्म करके अगर अपनी बॉडी पे मसाज करते, सर पे मसाज करते, सर का भी एक रूल है कि सर के ऊपर जब आपने चंपी करनी है, चाहे ये ऑयल है चाहे कोई भी ऑयल है, उसको थोड़ा सा नीम गर्म करके सर में चंपी करे, वो बॉडी में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होता है। Absorb हो जाता है हाँ जी, basically इसकी। बच्चों को भी मसाज करें, मैं कहती हूँ अपने बुजुर्गों को भी मसाज करें। अब बुजुर्गों को जब वो लेटे लेटे बेड पे लेटे क्योंकि वॉक शॉक कम करते हैं, हमारे नौजवान भी कम करते हैं, कोई तबका आजकल करते हैं, तो हाँ जी, specially कम आजकल ही तो चल स्पेशली कम करते हैं। तो मैं कहती हूँ अपने बुजुर्गों को भी लगाएंगे। इसका मसाज जब करेंगे ना, क्योंकि हम अपनी नानी अम्मा को अक्सर ये इसका सरसों के तेल का ही मसाज करते, क्योंकि वो हमें बताती थी। अच्छा आपा, आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाते हैं। मुझे जरा थोड़ा सा रिलेटिव स्टडीज में बताइए, कंपैरेटिव स्टडीज में, कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और ये जो मस्टर्ड ऑयल है, इन तीनों में सबसे बेहतरीन ऑयल कौन सा है? रीजन को भी जरा मद्देनजर और रखिए। साथ ही साथ अगर हम जरासीम की या बीमारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा अफादियत कौन सा तेल रखता है? देखिए, अपनी अपनी जगह पे सारे ऑयल अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हम बात करें अपने सर्कल की। अपने सर्कल में हर कोई ऑलिव ऑयल जो है वो अफोर्ड नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, वो एक खास तबका है जो ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सकता है। दूसरी बात है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को हर बंदा बना नहीं सकता, ठीक है। कोकोनट ऑयल से ज्यादा जो कोकोनट का मिल्क होता है ना, कोकोनट मिल्क में ज्यादा अच्छा खाना बनता है, वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, ठीक है। अब रह गया ये वाला ऑयल। ये वो ऑयल है, प्योर ऑयल है कि इसको कुदरत ने हमारे लिए एक, आप देखें ना, जब ये जमीन से उगता है तो ये किसान इसके साथ खुश है, जब ये मंडी में आता है तो फिर वो मंडी वाले, बेचने वाले, फिर खरीदने वाले, फिर इसको खाने वाले, लगाने वाले तो वैसे खुश होते हैं, वो कहते हैं जनाब ये तो बिकता ही वाले, हाँ जी, इसकी जो बाकियात बिल्कुल, वो भी बिक जाती हैं। बाकियात भी मैं बाकियात भी यूज करती हूँ। अच्छा, हाँ जी, बाकियात, से? इसकी खल जो होती है ना, उसके मैं आप लोगों को साथ साथ में, अब ये टॉपिक इतना अच्छा, इतना प्यारा टॉपिक है, मेरा दिल चाह रहा सारी बात करूं आप लोगों के साथ। इसकी जो बाकियात होती है, इसको खल बोलते हैं, उसको अगर पानी में सोख करके रख दें। जिनके बाल, मैं बताती हूँ कि वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही ड्राई हो गए हैं बाल हमारे, और बाल हमारे रीग्रो नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा ड्राई भी और रीग्रो नहीं हो रहे, आप उस खल को थोड़ा सा पानी में डाल के रख दें रात को, ठीक है, हाँ, वो फूल जाएगी। उसको सर पे लगाएं, लेकिन सरसों की, ठीक है। तारा मीरा की जो होती है ना, वो फिर स्किन को एकदम से जला देती है, ठीक है। सरसों की तेल मैं बताती हूँ, आप जाते ही रहेंगे। मैं बताती हूँ कि आपके सर में कितना भी ऑयल लगाओ, आप सरसों की जो खल है ना, उसको बालों पे पूरा लेप कर लें, ठीक है, वो फूल के एक जेल टाइप बन जाएगी। अच्छा, आप यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि मतलब हम अपने बालों में तेल तो लगा लेते हैं जी, लेकिन उसे निकालना भी एक बड़ा मुश्किल मरहला कभी कभार हो जाता है अगर ज्यादा लग जाए तो। मैं किस तरह से आप बेहतर निकाल सकते हैं? मैं आपको ये बताऊं, शैम्पू के एक वॉश से नहीं निकलता आप उसे बिल्कुल ठीक है ना, और ये मसला ज्यादा ये मस्टर्ड ऑयल के साथ होता है कि 2 वॉश में निकलता है, ये 1 वॉश। मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ, आप लोग आजमा के देख लीजिएगा, 10 रुपए की ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगी, 10 रुपए की ज्यादा से ज्यादा, और वो आपके 2 हफ्ते के लिए काफी होगी, ठीक है। वो इतना सा पीस आप लोगों ने लेना है, जितना मर्जी सरसों का ऑयल लगाना, ठीक है। बाद में वो खल जो होगी उसकी, बाकी आज जिसको बोलते हैं, वो गर्म पानी के अंदर सोख करके रख दे, वो फूल जाएगी थोड़ी देर में, या आप रात को रख दें, सुबह उसको अप्लाई करके, तो सिर्फ आपने कोई शैम्पू की भी जरूरत नहीं होगी, वो सारा, हाँ जी, सारा निकाल देगी, आपके बाल भी इतने अच्छे हो जाएंगे नेचुरल वे से। ये तो फिर मेरा ख्याल आपने नया शैम्पू इजाद किया, नया शैम्पू, बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी हमें बड़ी जरूरत थी। नहीं, वैसे ये है कि मैं जो ऑर्गेनिक शैम्पू जो बनाती हूँ ना, आंवला, रीठा, सिकाकाई, बेसिक हर्ब जो है, इसके अलावा भी मैं डालती हूँ, ताकि जो बालों को जिस तरह अपना अमलताज है, इस तरह की चीजों की मैं हर्बल शैम्पू बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को इधर लाइव शो में बना के दिखाऊंगी। कम है तो कोई नुस्खा जो है ना वैसा बना के हमारे नाज़रीन को अता करें कि उनका फायदा हो जाए, वारे न्यारे हो जाएं, वारे न्यारे, इंशाल्लाह वारे न्यारे होंगे उनके, कि जिनको मेकअप कर करके या सन टैन हो गया बाहर जा जाके, या वो बच्चे या वो भाई जो कि सारा दिन
बाहर बाइक्स पे होते हैं, क्योंकि देखिए अच्छी स्किन की सबको ख्वाहिश है, अच्छी हेल्थ की सबको ख्वाहिश है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। ऑयल सारे हैं, बट ये कि ये हम सब अफोर्ड कर सकते हैं, ये खजाना ठीक है, और है। ये खजाना है। ठीक। अच्छा, ये खजाना किससे आया? इससे आया, ठीक है। ये सरसों है, ये ठीक राई, है। ठीक है। इसका इतना बड़ा ब्यूटी में इतना बड़ा इसका किरदार है, मैं बताती हूँ। आपके फेस पे अगर ये ब्राउन स्पॉट हो गए, सिर्फ जस्ट एक होते नहीं ब्राउन तिल हो गए, हम क्या करें? ब्राउन तिल के साथ इसका सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है, अच्छा, और ये ये क्या है? बराबर, ये सेसमी सफेद तिल, अच्छा, हाँ, ये दो चीजें आप मिक्स करके इनका पाउडर बना लें, और इसको, इसके क्या होगा कि स्किन पे ना ईचिंग, जिसको मैं बोल रही हूँ तारा मीरा लगाने के बाद होगी, लेकिन वो आपकी वो ईचिंग बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन मैं बताती हूँ 3 से 4 दफा लगाने में हाफ हो जाएंगी। इसके लिए मैंने एक खास उपटन इसका तैयार किया है कि जिसमें राई दाना गया है, सरसों, क्योंकि आज सरसों का ही टॉपिक था, इसलिए मैं लेके आई। हाँ, इसके अंदर मैं और तिल, क्वांटिटी भी साथ साथ बता दीजिएगा। हाँ, मैं इसलिए कितना मैं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी। 25 ग्राम मैंने ये सरसों ली है, सही। 25 ग्राम ही मैंने ये सारी चीजें मैंने बराबर, ये चारों चीजें बराबर ली हैं। अलसी है इसके अंदर। अलसी का ये है कि आपके फेस लिफ्टिंग में बहुत इसका अहम किरदार है। अलसी का, अलसी का, हाँ ठीक जी। है। जो तिल है ये आपकी वाइटनिंग में बहुत किरदार अदा, तिल और ये जौ का आटा, जौ का आटा, ठीक है। इसके ये 25 ग्राम इक्वल, ठीक है, 100 ग्राम हो गया। तो इन 100 ग्राम के अंदर आपने 10 ग्राम जो है ये आंबा हल्दी डालनी है, आंबा वाइट हल्दी, टर्मरिक इसको बोलते हैं। है। ये बड़ी बड़ी साइज में मिलती पंसारी से, हाँ। लेके साफ करके उधर पिसवा लें, ठीक है। ठीक है। तो इनको मिला के ये देखें, ये एक बहुत ही अच्छा सा आपका उपटन तैयार हो गया। अच्छा, इस उपटन को हमने कितनी दफा अप्लाई करना है? आप इन अ इसको, मंथ? मैं बताती हूँ, इसको आपने इस फॉर्म में अगर रखना है, ये हाँ। देखिए, ये तो उपटन बना है इसका, जी। ठीक हो गया। पानी ये के साथ इसका मैंने mix किया है? उपटन बना दिया, नहीं, इसको आपने करना क्या, 2 चम्मच लेके इसमें गर्म दूध डालना है, गरम गर्म दूध दूध, डाल के इसको ठीक है। थोड़ी देर के लिए रख दें, ये इस तरह की एक थिक पेस्ट बन जाएगी। ओके, ठीक इसको है। आपने फेस पे अप्लाई करना है। अगर इस तरह इस फॉर्म में करना है, मैं दोनों बता देती हूँ, अगर जी, इस जी। फॉर्म में करना है तो आपने आधे घंटे के लिए आधे करना घंटे के है, लिए। अदरवाइज ये आपके पास एक कंप्लीट आपका फेस वॉश आ गया है। लेकिन महीने में कितनी दफा अप्लाई आपको करें? मैं यही बताने, skin के फेस लिए? वॉश आपने डेली करना है, फेस ठीक वॉश है? डेली करना अगर है। आपने इस फॉर्म में करना, अगर स्टे करना है स्किन के ऊपर, तो आपने हफ्ते में 3 दफा करना है, हफ्ते में 3 दफा? हफ्ते में 3 दफा, ठीक है। सही। कम से कम 2 दफा जरूर करें। ठीक देखिए, है। स्किन की पता है क्या, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, Dry दिन हो रात मेकअप करके पानी ना पी के हमारी स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, डिहाइड्रेट कर और लेते हैं जितनी हम। डस्ट है फिजा के अंदर, जितनी उसके साथ dust साथ है, तो वैसे भी जितनी- आपको क्लिनजिंग की बहुत जरूरत एक तो है। देखिए डस्ट फिजा के अंदर है, और एक हम डस्ट अपने अंदर जमा कर रहे हैं खा खा के, ठीक है ना, वो junk। हाँ, तो ये आपका एक कंप्लीट फेस वॉश बन गया है, ठीक है। फेस ठीक वॉश हो। आप डेली यूज करें। हाँ। जिस तरह अब आप घर गए हैं, आपने अपना फेस वॉश करना है, या सुबह मॉर्निंग में क्या उठ के आप बात है, just आपका ये लें। यकीन जाने आपकी मौजूदगी का जितना फायदा हुआ है और इतना अच्छा जज़ाकल्लाह, लगा आपसे मिलके, और जज़ाकल्लाह। ये जो आपका फॉर्मूला बाकी था, फायदा तब होगा ये जब ये बहुत फॉर्मूला मुफीद है। बना लेंगे देखने वाले ये आज ही जाके ट्राई करेंगे। और Thank you so नाज़रीन से much। भी बहुत यही शुक्रिया। रिक्वेस्ट है कि आप भी ट्राई कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इसके साथ। तो अभी वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्की सियासत की बात करते हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। 10 दिन बाद पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात हो गई है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साहिबजादा हामिद रजा ने यह बताया कि पीटीआई मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है। हमारे 2 बुनियादी मुतालिबात हैं, हम अपने मुतालिबात जल्द हुकूमत को पेश कर देंगे। उन्होंने जुडिशल कमीशन को मुज़ाकरात से मशरूत करते हुए कहा कि 2 टोक अल्फाज में हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हुकूमत अपने फैसला साजी के इख्तियार को साबित करे और गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाए। 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं, मुज़ाकराती कमेटी से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी बानी से 1.25 घंटे तक अलग मुलाकात की और अहम मामलात पे मुशावरत की। दूसरी जानब ये भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो जाएगा आज कल में। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुज़ाकरात से मुखलिस नहीं, उन्होंने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, जिसे अल कादिर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, ये आज सुनाए जाने का इम्कान है। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया था। पहले फैसले के लिए 23 दिसंबर की तारीख दी गई, फिर 6 जनवरी की तारीख सामने आई। तहम 6 जनवरी को एक बार फिर 13 जनवरी की तारीख दे दी गई। तो आज फैसले का दिन है और 11 बजे का वक्त है। पूरी कौम की नजरें इस फैसले पर लगी हुई हैं, मगर तहरीक इंसाफ पहले से ही ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि जनाब फैसले का पता है, ये फैसला पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनेगा।
नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद मीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे, आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। अगर आज बानी पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है तो हुकूमत को बेसिकली इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं, फ़ायदा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये बात हो सकती है कि बात तय हो जाए कि इमरान खान के पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो दुरुस्त है। और जहाँ तक नज़र आती है कल की बातें और इनकी मुलाकात कराई गई, मुलाकात के बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अफरा तफरी में हुई और साथ ही ख्वाजा आसिफ का बयान आया, फिर फैसल वफदा का बयान भी आया, जो बाहर से आते ही ये कह रहे हैं कि इमरान खान को सजा होगी, उनकी सूरत ऐसी है और वो अब 20 जनवरी को देखना बंद कर दें। उनको कोई अमेरिका से मदद आने वाली नहीं है, पाकिस्तान के हालात बेहतर होने वाले हैं। ये सारी बातें जाहिर करती हैं कि अदालती निज़ाम के तहत जो आस लगाए बैठे हुए हैं इमरान और उनके साथी, वो होने वाली नहीं है। इस वक्त लगता यही है कि उनका मुकदमा इतना मजबूत है कि उनको सज़ा होने वाली है और उस सज़ा को प्रिएम्प्ट करने के लिए या उसके असरात को प्रिएम्प्ट करने के लिए ये कहना चाहते हैं कि फैसला तो गोया पहले लिखा जा चुका है और इमरान को सज़ा सुना दी जाएगी। अच्छा, आप कुछ भी कह लें, लेकिन इसके बाद ये होगा कि आप ये तो नहीं हो कहने की आप फैसला गलत हुआ, फैसले को वन साइडेड है, ये कुछ इस तरह की बातें तो प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन उसके असरात वो नहीं होंगे। उसमें ये जो आपको एक एज हासिल था कि आपके मुकदमे का फैसला नहीं आया था, वो तो बात खत्म हो गई है। आपने उस पर प्रिएम्प्ट कर दिया है और अब बात पर जोर दे दिया है कि आपका जुडिशल कमीशन बनाया जाए और आपकी इंक्वायरी जो वाकयात की है उसको किया जाए जी। तो आप उसी बात पर जोर देंगे और इस तरह अपना बयानिया जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन सारे लहजे ये बताते हैं, आपके मुखालफों के भी, आपके हामियों के भी, सबके लहजे ये बताते हैं कि सज़ा तो आपको होने वाली है और अब सज़ा से बचने की कोई सूरत नहीं है। और आखिरी एक हरबे के तौर पर ये बात इस्तेमाल की जा रही है कि चलो भी मुज़ाकरात करो, देखते हैं मुज़ाकरात क्या होते हैं। अच्छा सजाद साहब, शेख वकास अकरम साहब का जिक्र कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जनाब सज़ा तो बनती नहीं थी, बल्कि उल्टा वो ये कह रहे हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट अगर किसी और मुल्क में होता तो जनाब नोबेल इनाम मिलता, मगर यहाँ तो फलाई काम करने वालों को सजाएं सुनाई जा रही हैं। आपको कितना दुरुस्त लगता है उनका ये मौके? उनका यही आवाज़ बीच में कट गई थी, लेकिन आपकी बात जो समझा यही है कि उनका ये ख्याल कि किसी और मुल्क में होता शायद इनके फाइल भाई कैसे होता। आपने एक लिफाफा दिखाया कैबिनेट की मीटिंग में और लिफाफा दिखाने के बाद कहा कि एज इफ इट इज अप्रूव्ड, आप सब लोग जो इसमें तस्लीम कर लें और मान लें कि ये जो अप्रूव कर दिया गया है। भाई आपने काबीना के सामने एक मैं ये नहीं कहता फ्रॉड किया है, आपने काबीना के सामने एक ऐसी चीज रखी है जिसे काबीना ने देखा नहीं है, जिसपे काबीना की राय नहीं दी गई, जिसपे काबीना के कुछ अरकान ने कुछ एतराजात भी किए और आपने कहा दी अप्रूव होने के बाद उसके पैसे जो है सरकारी खजाने के पैसे किसी इंफरादी शख्स के खजाने में डाल दिए और उसके बदले में कहा जा सकता है, वरना क्यों वो कादर ट्रस्ट को जमीन क्यों देगा? वो यानी किस चीज के इवज में जमीन देगा और किस वजह से जमीन देगा? कहते हैं कि जनाब उनका रिकॉर्ड है, वो चैरिटी के बड़े काम करते रहे हैं और भी उन्होंने तंजीमों को दी हैं चीजें इस तरह से और खुद भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो इन्हें भी इसी सिलसिले में उन्होंने जनाब दे दी लैंड। नहीं, वो जो चैरिटिकली काम करते हैं वो तो पब्लिकली करते हैं, तो इनके लिए तो पब्लिकली किया, यानी कि इनके लिए जो काम किया है उसकी खबर उस वक्त हुई है जब इंतजार से हट गए हैं, बल्कि उस वक्त हुई जब मुकदमा कायम हो गया है और मुकदमा भी वो कायम हो गया जिसमें वो बेनिफिशरी है। और जब उनके बेनिफिशरी होने की जिक्र आना शुरू हुआ तो साथ बताया गया कि देखे साहब उन्होंने अपना पैसा माफ करा के ये उधर डालकर उसका हुकूमत को जो फायदा पहुंचाया वो ये था कि उनको जमीन दे दी थी, उसके बदले में ये पैसे जो थे अपने नाम पर एडजस्ट करा लिए थे। तो ये सारी बात एक सीक्वेंस के साथ तय हुई है। तो यहाँ ये नहीं कि वो चैरिटी करते रहते हैं, यहाँ ये है कि जो चैरिटी की गई है उसका मकसद क्या था और उसका फायदा बेनिफिशियरी कौन है, उसका फायदा क्या पहुंचा है। और इसके ट्रस्टी के तौर पर पहले नाम 3 थे, शायद जुल्फी बुखारी का भी था, अब ले दे के मियाँ बीवी का नाम रह गया है, इमरान खान का और उनकी वाइफ का नाम रह गया है। ये कहते हैं कि जी वो ट्रस्टी है, बेनिफिशियरी नहीं है, और ये हम जानते हैं साहब
ये लोग जो ट्रस्टी हुआ करते हैं ना हमारे यहाँ, और वो ज़ाहिर कागजात एंड बेनिफिशियरी नहीं हुआ करते, वो मुराद के नाम पर इतनी चीज़ें उनके यहाँ आ जाती हैं कि ट्रस्टी से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हुआ करता है। फिर अगर वो ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी और क्यों नहीं बनाया आपने? सही। अगर आप खिदमत खल्क का काम करना चाहते थे, किसी और ने पैसा दिया था, आप किसी और आदमी पे एतबार करके उसको ट्रस्टी बनाते और कहते वो काम करता, वो भी ठीक ना होता। इस लिहाज से ठीक ना होता कि पैसा तो आपने वो दिया है जो पैसा सरकार के खजाने में जाना था, आप इधर डाल दिया है। लेकिन बहरहाल उस पर इसको बहस नहीं, तो बहस तो ये है कि अगर उस मुकदमे का फैसला आता है और उनके खिलाफ आता है तो उसके बाद ये क्या रवैया इख्तियार करेंगे। ये बिल्कुल सजाद साहब, इसी हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी। अगर सिचुएशन ले लेते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर फैसला बानी पीटीआई के खिलाफ आता है तो क्या इसका मुज़ाकरात पे असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कितना गहरा पड़ेगा, ये भी बताइएगा। मुज़ाकरात पे असर ये है कि मुज़ाकरात तो हो ही नहीं रहे, सच्ची बात तो ये है। ठीक है, ये इनको टरखाया जा रहा है और ये भी इसमें अपनी फेस सेविंग के इसमें शरीक है। और इसके बाद बात मसला अगर ये कहना कि 9 मई के वाक़या की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए तो हो सकता है कमीशन कायम कर दी जाए, पर किस चीज़ का कायम किया जाए कमीशन? अरे एक बात है, एक जुर्म सरजद हुआ, इस मुल्क को जो भी जुर्म सरजद होगा आपने कमीशन बना दिया जाए। भाई कमीशन किस बात में बना दिया जाए? वो जुर्म हुआ, सब अदालत ने सजा दी, और जुडिशल कमीशन जो है कि इंक्वायरी कमीशन तो है नहीं कि बैठ के फैसला करेगा कि वाकया हुआ कि नहीं हुआ। वो वाकया होना ना होना ये प्रोसिक्यूशन का काम है, और उसके बारे में फैसला देना ये अदलिया का काम सर, है। इन्होंने तो 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है जुडिशल कमीशन के लिए। आपको लगता है कि बना देगी हुकूमत? वो डेडलाइन तो इसलिए दे रखी है कि अब सूरत जो पैदा होने वाली है, जिसमें इन्होंने अपनी मूवमेंट को जारी रखना है और आगे लेके चलना है, वो अब लंबा नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने हवाले से वो तारीख बना रखी है, ज़्यादा दूर की नहीं रखी है, ताकि अगर उसे ख़त्म करना पड़े, आगे ले जाना पड़े तो एक और बहस करें कि तारीख आगे बढ़ा दी जाए, तारीख बढ़ा दी जाएगी, नहीं बढ़ा दी जाएगी। और जो एक माजी में तरीका रहा है उनका, जितने भी इनके प्रोटेस्ट होते रहे हैं इन सारे दिनों में कि फ़लाँ तारीख को होगा, नहीं इसकी तारीख बढ़ा दी जाए, दरवाजे खुल गए हैं, मुलाकात कर ली है, अली अमीन ने कर दी है, नहीं फ़लाँ ने भी कर दी है, और रात के वक्त गए थे उसने फ़लाँ। तो ये इस तरह के एक खेल खेला जाएगा और तासुर दिया जाएगा, उनको एक फेस सेविंग का मौका दिया जाएगा कि किस तरह वो फेस सेविंग कर रहे हैं, क्या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये देखने की बात है। मैं तो तकरीबन कन्विंस हूँ कि उनको जितने मामलात हैं उसमें उनको सजाएं होने वाली हैं, और जुडिशरी जितना भी उनकी हिमायत कर ले आपको फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। और ये सोचना कि उनकी हिमायत में अमेरिका या कोई और मुल्क आएगा, वो नहीं आएगा। अमेरिका देखिए, अमेरिका क्या पड़ी है, अमेरिका एक तरफ से कहता है कनाडा शामिल हो जाए, मैक्सिको पीछे साथ पता लिया हुआ है, यूरोप के साथ लड़ाई है कि पैसे दो नेटो की जंगों के, और मिडल ईस्ट के बारे में कहता है इसको मैंने अपने यहाँ शामिल करना है। चीन के साथ उसका बहुत एक इट खड़का है, उसको वो सुपर पावर के तौर पर अमर्ज करते हुए देख रहा है और उसको चैलेंज कर रहा है। ये सारी चीज़ें मौजूद है। इसमें कहाँ एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कहाँ एग्जिस्ट करता है कि एक शख्स जिसकी वजारत उज़्मा का मसला है, ऐसे ही इन लोगों ने बना रखा कि ऐसे 20 जनवरी को हल्फ बाद में उठाएगा, पहले जहाज लेकर वो अडियाला की जेल में आएगा और कहेगा बैठो इसमें, पहले मैं इसको रहा कराऊंगा, फिर मैं हल्फ उठाऊंगा, हल्फ उठाने के बाद मैं देखूंगा कि क्या करना। अरे भाई, वहाँ के लोग पैसा देते हैं, और जब वो साइन करता है कोई बंदा वहाँ कांग्रेसमैन, तो उसको चेक दिए जाते हैं बाकायदा। यानी इसके वाक़यात हम नकल कर चुके हैं। वहाँ के प्रेस ताशी थे हमारे फारूक हमीद साहब उस जमाने में कि एक बार इस तरह का कोई ये चीज़ साइन करनी थी तो लोग चेक साइन कर रहे थे। कहते मैंने पूछा कि चेक साइन जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, इस तरह हम पैसे देते हैं और इस तरह फंड नहीं करना। उनके यहाँ ये जमहूरियत है, हमारे यहाँ ये जमहूरियत का मजाक है जी। वो समझते हैं कि इस तरीके के साथ पैसे दिए जाए, फंडिंग की जाए, तो ये एक प्रॉपर तरीका है और जमहूरियत की वजह शान है। हमारे लिए ये जमहूरियत का मजाक है। तो पैसे दे के साइन करवाते हैं, पैसे दे के काम कराते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलते हैं वो उतने निकलते हैं। इख्तियार बना रखे हैं, कांग्रेस के सिर्फ इतने इख्तियार आते हैं, प्रेसिडेंट के तो इतने हैं, फलां के तो इतने हैं, और आखिर में जो होता है टाइम फिश वही होता है जो वो चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं।
को वो दुरुस्त समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब। आपकी तरह हम सब को भी फैसले का इंतजार है और 11 बजे का वक्त है। जो ये फैसला आएगा सुनो न्यूज़ सबसे पहले अपने नाजरीन तक ये फैसला पहुंचाएगा और देखना यह कि क्या बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा होगा या फिर उनके लिए शायद कोई रिलीफ होगा। इससे मुतालिक आपको हम बताते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, विल टेक देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, सेहतमंद जहन किसी भी माशरे की समाजी, साइंसी और मौशी तरक्की की जमानत होता है। पाकिस्तान में टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे जहनी अमराज माहिरीन नफ्सियात के लिए तवील अरसे से चैलेंज बने हुए हैं। मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल की वजह से पाकिस्तान में दिमागी और नफ्सियाती मसाइल और मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़ायद अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। वजारत कौमी सेहत की जानिब से पार्लियामेंट में जमा कराए जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जहनी अमराज की सालाना शरह 12.7% रिकॉर्ड की गई है। इस रिपोर्ट में डिप्रेशन की सालाना शरह 3.23% और एंजाइटी डिसऑर्डर की शरह जो है 3.107% बताई गई है। दूसरी जानिब ये भी एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में 1998 के बाद से नेशनल हेल्थ सर्विस कंडक्ट नहीं, जो सर्वे है वो नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मोहतात अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इन मसाइल की वजूहात जानना और इनका मौसर इलाज तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। और इसलिए आज हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब को। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपसे हम यही डिस्कस करना चाहेंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो कि जहनी सेहत या फिर डिप्रेशन से मुतालिक बात नहीं कर पाते, बड़ा हेजिटेट करते हैं। किस तरह से सबसे पहले तो उन्हें राग़िब किया जाए कि वो इस बारे में खुलकर बात कर सकें? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये जो आपने सवाल किया है ये हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीस्टिग्मेटाइज किया जाए मेंटल हेल्थ को। हम अपने दिल के मुतल्लिक तो बात करने पे तैयार होते हैं, अपने फेफड़ों के मुतल्लिक बात करने पे तैयार होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, जब वो रोता है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, कि हमारा दिमाग रो रहा है, हमें स्किन से निकलता हुआ खून तो नज़र आता है, उसकी हम मरहम पट्टी कराने जाते हैं, लेकिन जब दिमाग रोता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन होती है डिप्रेशन, उसकी मैनिफेस्टेशन होती है एंजाइटी। सो उसको डीस्टिग्मेटाइज, जिस तरह आपके प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, लोगों को पता चले कि साइकाइट्रिस्ट भी उन्हीं की तरह का इंसान होता है, उन्हीं की तरह की बातें करता है। वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक फ़ोन कॉल करके नाम लिए बगैर भी अपनी बात मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे कि जब इन शोज़ पे लाइव कॉल्स लेके हम सर दर्द की बात कर सकते हैं, गुर्दों की बात कर सकते हैं, शुगर की बात कर सकते हैं, तो अपने जहनी मसाइल की बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट इट, और साथ ही साथ हमें कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे वजूहात के बारे में जानना चाहूँगी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो जहनी अमराज है, इनमें इजाफा क्यों होता जा रहा है डे बाय डे? इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, इसकी वजूहात बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि जो नफ्सियाती अमराज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये ज़्यादातर माहौल से होते हैं या इंसान की सोच से होते हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले इनकी जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ये मौरूसी बीमारियां हैं, डिप्रेशन की हेरिटेबिलिटी है, एंजाइटी की हेरिटेबिलिटी है, ये जीन से ट्रेवल करती हैं। सबसे पहले जो ख़ानदान में शादियां करने को डिस्करेज करना है कि वो जो बीमारी वाले जीन्स हैं वो पकते चले जाते हैं। जब आप ख़ानदान में, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट कश्मीर से आते हैं, KPK से आते हैं, सदर्न पंजाब से आते हैं, इस्लामाबाद में, और इन्हीं मसाइल का शिकार होते हैं कि फैमिली में मैरिजेस हो रही होती हैं और वो बीमारी वाला जीन पक रहा होता है। सो एक तो हमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मिल गई। दूसरी जो प्रीडिस्पोजिशन है कि हमारे बहुत सारे जो माशरे में राइट चीज़ें हैं जो रॉन्ग हो रही हैं। हमने अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर लिया है। जब आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो एक टोल टैक्स तो पे आपको करना पड़ेगा। सो वो टोल टैक्स नेचर के ख़िलाफ़ जाने का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की सूरत में भी होता है। फिर मेरे पास बहुत सारे अब यंगस्टर्स आते हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये एक पूरा सेपरेट टॉपिक है जिसको हम आगे चल के डिस्कस भी कर सकते हैं कि जो अपनी बेचैनियाँ कम करने के एक मैल अडेप्टिव कोपिंग तरीके हैं कि आप थोड़े से परेशान हुए, बेचैन हुए, उसमें अडेप्टिव कोपिंग हो सकती थी कि आप किसी से बात कर सकते थे, चैट GPT कर सकते थे, गूगल कर सकते थे, कोई किताब पढ़ सकते थे, लेकिन आपने ड्रग्स की तरफ गए, आप सेल्फ हार्म की तरफ गए। फिर एक होती है रियल लाइफ
और एक होती है आइडियल लाइफ। बिल्कुल। जो आइडियल और रियल का गैप है ना, वो हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ता जा रहा है। हम चाहते कुछ और हैं और हो कुछ और रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें कि टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की सबसे आम अलामात क्या होती हैं, बड़ी कॉमन जो है, और इंसान को कब मालूम हो जाता है कि जनाब वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो चुका? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल इसलिए किया है कि ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, जो स्ट्रेस, फिर डिस्ट्रेस और फिर एंजाइटी और डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है। मैंने आज आपके स्टूडियो आना था, मुझे एक स्ट्रेस था कि मैंने 10 बजे पहुंचना है, तो स्ट्रेस ने मुझे जल्दी जगाया, तैयार करवाया और मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो ये तो बड़ा हेल्दी स्ट्रेस था। सारे स्ट्रेस बुरे नहीं होते, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इतना स्ट्रेस लेता कि मैंने सुबह टाइम पे पहुंचना है और मैं रात जागता रहता और कभी आप लोगों को मैसेजेस करता, कभी आपकी टीम को करता, सारे परेशान रहते, तो ये डिस्ट्रेस है। फिर डिस्ट्रेस जब ज़्यादा लंबा चलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइटी और डिप्रेशन में। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ, एंजाइटी क्या है? मैं जंगल में जाऊँ, मेरे सामने शेर आ जाए, जो मेरी हालत होगी, अगर बगैर शेर के आपकी वो हालत है, सो दिस इज एंजाइटी। कि आपका दिमाग आपको एक रॉन्ग सेंस ऑफ फियर दे रहा है, आपको लड़ने या भागने के लिए तैयार कर रहा है। दिल की धड़कन तेज हो रही है, खौफ सा महसूस हो रहा है, हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, लगता है कि जान निकल जाएगी, मैदे में गैस का गोला बन रहा है, पट्टे खिंचे हुए हैं और कोई मेडिकल कॉज नहीं है, सारे टेस्ट ठीक आते हैं। डिप्रेशन क्या है? वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती थी अब अच्छी नहीं लगती। कल आप काम से वापस आए तो आपने अपने बेटे को यूं हग किया, आज आपको उसकी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा। कल तक जो चिकन कढ़ाई आपकी फेवरेट थी, आज आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे। सो ये बहुत कॉमन सी अलामात हैं, और जब ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करें तो वो बीमारी है। मैं और आप, हम सब उदास कभी-कभी होते हैं, इस हवाले हम से डिप्रेस नहीं बताइए, होते। जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये इमोशंस को समझने वाली बात है कि कभी कभी हम इमोशंस में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जिस तरह आपने एक स्ट्रेस लेवल की बात की, एक स्ट्रेस अच्छा भी है और एक स्ट्रेस बुरा भी है, लेकिन ऐसा कोई तरीक़ेकार या हमें कोई डाइट प्लान बताइए, कोई एक्टिविटी बताइए जिससे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले तो हमें इस हवाले से आगाह कीजिए। अच्छा, जज्बात का एक तूफ़ान है। मैं अक्सर पेशेंट्स को और उनके घर वालों को बताता हूँ कि आपका टाइम, एनर्जी, पैसे और जज्बात वहाँ लगने चाहिए जहाँ हमारा और दूसरों का फ़ायदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जज्बात ही हमारे लिए उल्टे पड़ रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा जो टीनेजर जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसको हमने कैसे हैंडल करना है। हमारे यहाँ जो एक बुज़ुर्ग हो गए हैं, जो अब कोई काम नहीं कर रहे, सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। हम अपने जज्बात में बहुत सारी चीज़ें उनके फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो उल्टी पड़ रही होती हैं। वही बच्चा जो पहले शायद आपके सामने बैठ के फ़ोन यूज़ करता था, अब वो नहीं करेगा। एक हाउसवाइफ जिसको आप सारा दिन ताने देते हैं कि तुम करती क्या हो, तो उसके जो जज्बात हैं उसको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं कि उसका कितना पोटेंशियल था जो उसने होम मेकर बनने के लिए। अच्छा, हम नाम भी बड़े चेंज कर लेते हैं, पहले हाउसवाइफ कहते थे, अब होम मेकर। नाम बदलने से तकदीरें नहीं बदलती। सो अपने जज्बात को जो चैनलाइज करना है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका 150 IQ होता है और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इस IQ का यूज क्या है। फिर वही IQ उनसे ड्रग्स यूज करवाता है, सुसाइड करवाता है, उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ लेके जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपके परवीन पास शाकिर का एक शेर है ना, बर्फीली हवा में। जी जरूर जरूर। जी। बर्फीली हवा में तन शजर का होने का अजाब सह रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होने को बहुत सी जगहों पे अजाब कर दिया गया है। सो होने का अजाब जो कम करना है, उसमें जो इमोशनल रेगुलेशन की आपने बात की, तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसको हमने कवर करना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं और डिफरेंट सबके मसाइल होते हैं, ज़रा ये बता दें कि टेंशन और एंजाइटी को फौरी तौर पर कम करने के लिए कोई मशवरा या टिप या कोई इस तरह की एक्सरसाइज जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस से? जी, शायद आवाज़ थोड़ी डिस्कनेक्ट। डॉक्टर साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? जी मुझ तक आ रही है। आपको मेरी सवाल आवाज़ ये था आ रही कि है? कोई डिप्रेशन एंजाइटी से बचने के लिए कोई आसान सी टिप, कोई मशवरा अगर आप शेयर करना चाहें या कोई एक्सरसाइज बताना चाहें तो प्लीज़। जी, एक तो ये है कि आपको ये देखना है, सारे लोग जो स्ट्रेस का या एंजाइटी का शिकार हैं उनको हमारी यानी साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ठीक करने का मैकेनिज्म कुदरत ने आपके अंदर दिया है और आपको उसके साथ पैदा किया है। सो सारी बीमारियों में सबसे पहली टिप सेल्फ हेल्प आती है। इवन हम अपनी सांस को रेगुलेट करके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आप मेरा नाम लिखें साथ गूगल डीप ब्रीदिंग करें तो आपको एक एक्सरसाइजेज की वीडियो मिल जाएगी जो आपने सिर्फ 5 मिनट, सुबह 5, दोपहर 5, शाम,
आपके अंदर की बेचैनी सांस के ज़रिए हवा में निकल जाएगी और जो आपका जिस्म आपको फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार कर रहा है वो काम हो जाएगा। आइस थेरेपी, फ्रीज़र में जाएं, बर्फ़ का टुकड़ा लें, माथे पे गर्दन पे थोड़ा सा मसाज करें। ठीक है। आपके घर के करीब पार्क होगा। अच्छा, बहुत महंगाई हो गई है लेकिन पार्कों पे टिकट नहीं लगे और जॉगर आपने महंगाई से पहले खरीदे होंगे। 20 मिनट पार्क में जॉग करके आए। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीज ऑपरेशन नहीं करते हम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त आपने मशवरा दिया और बड़े बेहतरीन अंदाज में डॉक्टर साहब आपने एक्सप्लेन किया कि एंजाइटी डिप्रेशन है क्या। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अच्छी बातें बताई हैं और मेरा ख्याल है इससे बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है मुझे लगता है वो थोड़ी सी शायद परेशान हो गई होगी इस तरह की, उनको जरा ऑन करने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, कोई थोड़ा सा उनकी तफरीह का भी सामान करें। तो जनाब एक खबर हम आपके लिए लेके आए हैं कि मारूफ OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के हवाले से ये खबर है जिसने जनाब 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्मों की फहरिस्त जारी की है। ये फहरिस्त फिल्मों की रिलीज के पहले 28 दिनों में देखे गए मजमूई घंटों की बुनियाद पर तरतीब दी गई है। इस फहरिस्त में शामिल फिल्में अपनी शानदार कहानी, शानदार अदाकारों और बेहतरीन हिदायतकारों की वजह से दुनिया भर में बेपनाह मकबूल हुई हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है जो बेसिकली इम्पोर्टेंट है, दैट इज एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर से भरपूर फिल्म है रेड नोटिस, जिसका वॉच टाइम है 364 मिलियन घंटों से ज्यादा। दूसरे नंबर पर आने वाली जो फिल्म है वो है डोंट लुक अप और ये समाजी और माशरती मसाइल पर रोशनी डालती। इस फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस ने अपनी जो अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। कि आपने जनाब कब ये मूवीज देखनी है, क्योंकि हमने आपको ये रेकमेंड कर दी है और स्टैट्स के साथ बताया कि जनाब ये इतनी ज्यादा देखी गई है। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे और अब बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक की। नाज़रीन, अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर का मामला दुनिया भर में मौज़ूए बहस बना हुआ है। हम पहले भी इस पर एक सेगमेंट कर चुके हैं कि यहूदी मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी क्यों तामीर करना चाहते हैं और सुर्ख बछड़ों का क्या किस्सा है। बिल्कुल उज़ैर, आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर को कैसे रोक सकते हैं और इसके लिए मुसलमानों को क्या करना होगा और इस हवाले से कुरान और सुन्नत की तालीमात से सीखने की कितनी ज़रूरत है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर सैयद हैदर जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑलवेज वेलकम बेटा। हैदर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी ये हैकल सुलेमानी का हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है और यहूदियों के लिए नज़दीक इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इतनी ज़रूरी है? बेटा थोड़ा सा इसकी बात लंबी होगी लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करूं। जिस आर्क ऑफ कवनेंट के लिए वो कर रहे हैं ना, वो आर्क ऑफ कवनेंट जो है वो इंतहाई अहम है उनके लिए भी और शायद वो हमारे लिए भी, अगर हमें कवनेंट का मतलब समझ आ जाए। पैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी जितनी भी डीड्स वगैरह ये इक्वलेंट लोगों के दरमियान होती हैं। ठीक है। और जो कवनेंट होती है वो बेसिकली होती क्या है कि एक सुपीरियर ताकत एक कोड ऑफ लाइफ लिखती है या कोड ऑफ लिखती है, उसके बाद अपनी जो है वो मानने वालों को या मखालिक एक डॉक्ट्रिन बनाता है और वो मखलूक को दे देता है कि आप इसको फॉलो करेंगे, इसके मुताबिक करेंगे, इसके मुताबिक मैं आपको इज्जत भी दूंगा, प्रॉमिस लैंड भी दूंगा, एवरीथिंग। वो कवनेंट जो है वो इनको दी गई और कवनेंट का मतलब है कि सुपीरियर ताकत, यानी अल्लाह ने कोड ऑफ लाइफ बनाया, मज़हब बनाया, उसने भेज दिया कि ये मानोगे। इनको सिर्फ इख्तियार दिया कि मानना है या नहीं मानना, उसमें चेंज कोई नहीं कर सकते। अब वो जो आर्क ऑफ कवनेंट है उसकी वजह से इनको वादा क्या है, प्रॉमिस लैंड का। ठीक है, इनका जो इसराइल का फ्लैग है उसमें जो 2 नीली पट्टियां हैं, फ्रॉम द नाइल टू द यूफ्रेटिस, नील से फरात के दरमियान वो पूरी प्रॉमिस लैंड है। अब उस प्रॉमिस लैंड में कितने मुल्क आते हैं वो उसका थोड़ा सा बाद में तारुफ कराता हूँ। वो ये कवनेंट को रिवाइव करना चाहते हैं। अब उन्होंने उसी कवनेंट के ख़िलाफ़ किया तो अल्लाह ने उनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें 2 मरतबा आजमाएंगे और अगर तुम सरकशी करोगे तो हम तुम्हें जो है तुमसे ज़्यादा मजबूत ताकतों के ज़रिए हटा देंगे। जैसे पहले जो है वो उसने जो बाबुल का बादशाह था नबूकदनज़र, उसने इनको उड़ाया, फिर उसके बाद टाइटस ने 2 दफ़ा इनका टेम्पल, तीसरी दफ़ा अब यहाँ पे रोक के जहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ तमहीद थी, अब आगे टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। बात ये बेटा कि जिस वक़्त जो चीज़ सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है ना, वो होके रहनी है।
बेशक, हदीस बिला में इस बात का जिक्र है कि थर्ड टेम्पल बनेगा। हदीस में इस बात का जिक्र है कि जो है वो उमरानुल बैतुल मक़दस, बैतुल मक़दस ने आबाद होना है। आबाद के 3 महीने हैं, या तो वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा होगी, एक्सपेंशन, इमारतें बहुत ज़्यादा बनेगी, या फिर दुनिया का कोई बड़ा हब, कोई इकोनॉमिक मरकज़। हब या कोई मरकज़ वो वहाँ बनेगा। ठीक है। ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हदीस का एक जो है वो सिर्फ एक हिस्सा बताता हूँ कि सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है वो अब बैतुल मक़दस की आबादी मदीने की वीरानी का बायस बनेगी। अब इस सारे तनाजुर को देखते हुए कि जो इस वक्त होने जा रहा है, जिस तरह सूरज के निकलने के ऊपर यकीन है ना, जिस तरह क़यामत के बाद दोबारा उठ के हिसाब देने पे यकीन है ना, उसी तरह मुझे सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत की हदीस पे यकीन है कि थर्ड टेम्पल भी बनेगा। थर्ड टेम्पल बनने के बाद ये आर्क ऑफ कॉवेनेंट रिवाइव होगी। आर्क ऑफ कॉवेनेंट रिवाइव होने के बाद एंटी क्राइस्ट आएगा। एंटी क्राइस्ट के मुकाबले में ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। दिस इज़ बेसिकली द मेन क्लैश ऑफ टाइटन्स। अब अगर हम नंबर्स को, कैलकुलेशन को देखें तो मलहमतुल कुबरा का आगाज़ हो गया हुआ। अच्छा, इसको अब आप डिनाई नहीं कर सकते। अब अल्लाह खुद चाहे तो उसको बदले, वरना ये दुनिया की ताकतों के हाथ से अब गेम निकल गई है। अब वापस आते हैं फिर उसी टॉपिक के ऊपर कि ये क्यों ज़रूरी है। उनके लिए उनकी लाइफ लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पे एक ज़िमनन एक छोटी सी बात करके फिर आप आगे बढ़ता हूँ। आर्क ऑफ कवनेंट की वो उनको इतनी परवाह है, तो एक कवनेंट हमने भी जो है वो मालिक से की हुई है। हमें भी अल्लाह ने एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया हुआ है। हम उसके साथ कितने लॉयल हैं? हम भी अल्लाह के उस दिए हुए जो असूल है, जिसको कुरान पाक कहते हैं, यानी अगर अल्लाह कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितना जो है वो वर्जन है वो एक ही जो है वो जिसके मतलब उसके आप समझ लें कि अपडेट्स हैं। बिल्कुल। तो फाइनल फुल एंड फाइनल अपडेट का नाम कुरान पाक है। क्या हम उससे वफादार हैं? हम बात करते हैं कि जी हम उसको रोक सकते हैं, तो हम किस कैपेसिटी में रोक सकते हैं? क्या हम मालिक से जुड़े हुए हैं? जब तक हम अपने आप को रिवाइव नहीं करेंगे, वी कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट। गहरी बात। ये है? बड़ा बिल्कुल, एक बिल्कुल। सवालिया निशान है। ये बिल्कुल सही। मतलब असल चीज़ है आपका किरदार। जुबान से तो सारा कुछ ही हो जाता है। गुफ्तार के तो बहुत गाजी हैं जी। ऐसे ही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था ना कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वाह। तो हमारे पास असल में हम वहाँ पे हम बात करते हैं कि जी हम उसको मुसलमान रोक सकते हैं, तो पहले हमें वो एक और अल्लामा साहब का एक मिसरा याद आ गया, हो सदाकत के लिए जिस दिल में जान देने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। वो जान तो अपने अंदर पैदा कर लें जो आपने अल्लाह के रास्ते में वो देनी है। कनेक्ट होने से ही। क्या बात है। ठीक है। अब ये जो है हदीसों में वो बिल्कुल होना। आप मलहमतुल कुबरा की जंग, इसको फितन, किताबुल फितन वो हदीसों की एक जो है मजमूआ है जो मुस्तनद और जो है मुतवातर असनाद के साथ हदीसें एस्कटोलॉजी से रिलेटेड है। आने वाले वक्त में जो मुश्किलात हैं, फितन के बहुत सारी फितने के तर्जमे हैं, लेकिन जो मेजर तर्जमा जिसको किताबुल फितन के ज़िम्न में, दैट इज़ आजमाइश। ठीक है। आपकी आजमाइश इस वक्त मुसलमानों का हाई टाइम है आजमाइश का। अगर ये आपस में जुड़ जाएं, अगर ये आपस में इकट्ठे हो जाएं, जैसा कि अब होगा, मतलब ये नहीं है कि ये आने वाला वक्त मुस्लिम ताकतें अभी ना हो क्या रहा है कि इनको मार पड़ रही है, उनको मार पड़ रही है, अभी सबको नहीं पड़ रही। सबको नहीं पड़ रही। एक बिल्कुल। वक्त आएगा जब चारों तरफ से मुसलमान घेर लिए जाएंगे, फिर ये जोर मारेंगे और फिर दुनिया की बहुत बड़ी ताकत में इस्लाम होगा। वो जो अल्लामा साहब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अपने अपने कोर्सेज से चीज़ों से निकाल के बड़ा जुल्म बड़ा किया। अफसोस। अपने बच्चों के साथ हमने जुल्म किया। यानी अल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ हमें इस पाकिस्तान का थॉट दिया, बल्कि इस पाकिस्तान बल्कि इस दुनिया के जितने बड़े मसाइल थे उनके हल का भी बताया हुआ। वाह। उसमें जो है ना एक इनकी नज़म है इबलीस की मजलिस शूरा। उसमें इबलीस जो है वो अपने चेलों को जो कह रहा है, वो अल्लामा साहब के मिसरे में कि मुज़दकियत फितना फ़रदा नहीं इस्लाम है। कि शैतान को भी पता है कि ये जो लिबरलिज़म और ये सारे ये आने वाले दौर में
यहूदियों को, एंटी क्राइस्ट की ताकतों को हाथ नहीं डाल सकते, एक ही ताकत डालेगी, दैट इज इस्लाम। बेशक। और वो इसीलिए इसको इकट्ठे नहीं होना दे रहे। हमारे यहाँ तो हमें तो उन्होंने बांटा हुआ है, को शिया, को सुन्नी, को वहाबी। उनकी नज़र में हम सिर्फ मुसलमान हैं, वो हमको शिया सुन्नी पूछ के नहीं मारते, सही सही वो सही। हमें मतलब जो है ना वो बगैर सेग्रीगेशन के मारते हैं, और हम आपस में लड़ते हैं कि ये शिया प्रॉक्सीज तो दोनों उनकी हैं, इधर के बंदे भी वो मारते हैं, उधर के बंदे भी वो मारते हैं, लड़ाई तो किसी और की है, हम तो उसमें सिर्फ ईंधन है अपनी उसकी वजह से। अब जो मेजर क्वेश्चन था कि क्या जो है हम उसको रोक सकते हैं, तो बिल्कुल रोक सकते हैं उस वक्त के जब हम मालिक से जुड़े होंगे, उससे पहले लेकिन नहीं। उसके लिए कुछ शराइत है जनाब। जाहिर सी बात है, उसके अलावा तो और कुछ हैदर साहब जरा इस पर भी बताइएगा कि मुसलमानों के नज़दीक बैतुल मक़दस और इस मकाम की क्या इंपॉर्टेंस है, दीनी तौर पर क्या इसकी हैसियत है, और जो यहूदी दावे हैं उन पर इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है? देखिए, असल में बात ये है कि ये जो ज़मीन है ना, ये मुक़द्दस अंबिया की सरज़मीन है, और इसका ताल्लुक किसी और डायमेंशन से भी है। अगर आप सूरह बनी इसराइल की पहली आयत देखें, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू, तो इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से कोई ना कोई ऐसा पोर्टल, कोई ना कोई चीज़ है कि जिसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश है। दूसरा जो सबसे अहम तरीन चीज़ जिसे वो नेशनल ट्रेजर करार देते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह का ना कोई काम बगैर किसी मकसद के नहीं होता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बादशाही देने की वजह क्या थी? इसराइलियात में एक स्टोरी है कि लोग अल्लाह की क़ज़ा से ज़्यादा जो है वो जादू से मरते थे, इसलिए जिन्नात की हुकूमत दी। पूरी दुनिया में जितनी भी जादू की डॉक्ट्राइन थी, सारी की सारी रिटर्न स्क्रिप्चर्स थे, सारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंगवा लिए, अपने जिन्नात को भेज के इकट्ठे करवा लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ जिसके ऊपर आम लोग एतराज़ करते हैं जब उनको समझ नहीं आती, नबी अल्लाह के हुक्म के अलावा कुछ नहीं करता। अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते तो उन सारे स्क्रिप्चर्स को ख़त्म भी करवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने उसको ख़त्म नहीं करवाया, उसको अपने थ्रोन के नीचे दफन करवा दिया। और हज़रत सुलेमान का जो तख्त था वो कुछ छोटा सा 2 बाई 2 फुट का तख्त नहीं था, वो कुछ किलोमीटरों पे फैला हुआ था, यानी उनके कोर्टियर्स, उनका पूरा कोर्ट वो पहाड़ काट के एक बहुत बड़ा थ्रोन था, उसके ऊपर जो है उसके नीचे उन्होंने उसको दफन करवा दिया था। उस पूरे स्क्रिप्चर्स में से सिर्फ एक सफ़ा चोरी हुआ, जो आज पूरी दुनिया में जितना मैजिक है ना, उस पूरे स्क्रिप्चर में एक सफ़ा, और सिर्फ ये कैन यू इमेजिन कि वो सारा जब स्क्रिप्चर, क्योंकि अल्लाह चाहता तो शैतान को ख़त्म कर सकता था, अल्लाह ने शैतान को मोहलत दी है। ठीक है, और यही सारा स्क्रिप्चर आने वाले दौर में मलहमतुल कुबरा में बतौर हथियार इस्तेमाल होना था। वो आर्क ऑफ कवनेंट के लिए खुदाइयाँ नहीं कर रहे, इतने बेवकूफ़ नहीं है वो। दे नीड दिस नेशनल ट्रेजर। ओके ओके ओके, ठीक है, इस खजाने की तलाश में इसके लिए वो सारी खुदाई हो रही है बैतुल मक़दस के नीचे। अब यहाँ पर एक और चीज़, रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 3 लश्कर दुनिया में आखिरी वक्त में जंग करेंगे। सहाबा करम ने पूछा कौन से? उनका शाम में, यमन में और बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द। फिर एक और हदीस में सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत में फरमाया, मेरा एक लश्कर क़यामत तक जंग करता रहेगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो लश्कर कहाँ होगा? कहा बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द। तो इस हदीस को मैंने कहा कि मुझे इसके ऊपर इतना यकीन है, इस हदीस का मतलब ये है कि फ़लस्तीनियों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो मर्जी कर लें। क्या बात है, ये लश्कर, और इसके बारे में जुमले हैं, सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैशी मेरा लश्कर। इसीलिए तो गज़वा कहा जाता है कि इस पूरी जंग में सरवर अंबिया का पर्सनल इनपुट मौजूद है। ठीक है, जैशी मेरा लश्कर। फरमाया था मेरे 3 लश्कर यमन में, शाम में, और एक हदीस का एक तर्जुमा है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनना, ऐ अल्लाह हमें बरकत दे हमारे यमन में। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामना, ऐ अल्लाह हमें बरकत दे हमारे शाम में। और फिर ये फ़लस्तीन बच्चे शहीद कर दिए, सब कुछ शहीद हो गया, कुछ भी हो गया, ये खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, पहाड़ जैसे उनके हौसले हैं, बेबस हैं, हथियार नहीं है, लेकिन मुजामत पूरी करते हैं। अल्लाह ने जब कुरान पाक में कहा है ना, ला रैबा फी किताब है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह कहता है कि उसके माहौल को हमने बरकत दे दी। बरकत होती क्या है? बरकत
किलो गजों मीटरों में नहीं होती। बरकत बेसिकली उस पॉजिटिव कनेक्शन का नाम है जो अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान है, बॉन्डिंग बिटवीन गॉड एंड डिवाइन एंड द मैन, गॉड एंड द क्रिएशन। ये जो बॉन्डिंग है ना उन लोगों की बड़ी मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। इसलिए तो वो नहीं हारते, उन्होंने हारना भी नहीं है, क्योंकि सरवर अंबिया ने कहा है कि क़यामत तक वो लोग जंग करते रहेंगे। तो जो मर्जी कर लें, ग्रेटर इसराइल बन जाए, तब भी वहाँ सुकून नहीं आने लगा। ये चीज़ तो बड़ी पक्की है। अब रहेगी बात कि हम लोगों ने उनका साथ देना है, तो भाई हम यहाँ बैठ के बातें ही कर सकते हैं। हम लोग जो है वो बाइकाट मुहिम तो पूरी तरह कर नहीं सके इसराइली प्रोडक्ट्स की, हम लोग तो फेल हो चुके हैं। बहुत अफसोस क्योंकि के साथ हमें बंदे को कहता है बेटा किरदार, हाँ हमारा किरदार कॉम्प्रोमाइज है। एक और हदीस, क्योंकि मैं हदीस और कुरान पाक का आदमी, मुझे सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत की एक हदीस है। आप जो है वो आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, तो एकदम से उठे, वैलल्ले अरब वैलल्ले अरब वैलल्ले अरब, 3 मरतबा फरमाया कि अरब बर्बाद हो गया, अरब बर्बाद हो गया, अरब बर्बाद हो गया। बीबी ज़ैनब बिन्त जहश उम्मुल मोमिनीन वो सरवर अंबिया के पास थी, उन्होंने रिसालत माप की पेशानी पे हाथ रखा तो वो फरमाती हैं कि पेशानी पे पसीने के कतरे थे। और आपने फरमाया कि ख़ित्ता अरब जो है वो उस वक़्त तक तबाह नहीं होगा जब तक अरब के बादशाह बुत परस्तों से मिल के बुत परस्ती ना शुरू कर दें। आपने थालियां पकड़े हुए देख लिए अरब के बादशाह, मंदिरों की तामीरें देख ली हैं। ठीक है, ये वो वक्त है। फिर एक और हदीस किताबुल फितन की, सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कुनैन ने फरमाया कि पहले फ़ारस तबाह होगा और फिर अरब तबाह होगा। ईरान, ये फ़ारस, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ ये इलाकों के नाम नहीं है। यानी अगर हम शाम की बात करते हैं तो सिर्फ ये छोटा सा शाम नहीं है, ये दमास्कस के इर्द गिर्द। सरवर अंबिया ने बिलाद शाम का जिक्र किया। बिलाद शाम का मतलब है कि ये जराबलस का से लेके आगे तक तुर्की का सारा हिस्सा, गोलान से उस तरफ का सारा उर्दन का हिस्सा, पूरा फ़लस्तीन, पूरा लेबनान, और उसके बाद ईरान का कुछ थोड़ा सा हिस्सा उर्दन रेड सी तक की, ये पूरा बिलाद शाम है। ये सारे खित्ते में आग लगनी है। ऑलराइट। फिर उसके बाद जो हमारे पास कहा जाता है कि जी लोगों को असल में समझ नहीं ना आती है, क्योंकि वो कनेक्शन उस तरह वीक है, इनका स्ट्रांग नहीं बन पाया, फिर ग्रिप भी नहीं है। इसी तरह ये जो हम जो है गज़वा हिंद की बात करते हैं, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग थोड़ी है। बिल्कुल। ये इस तरफ नहीं आना इसने, ये और कहीं और लड़ी जानी है, ये किसी और इलाके की गेम है। लेकिन हाँ, हमारा इलाका इसका पार्ट ज़रूर होगा। जब हम बात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो है वो सिंध की खराबी हिंद से और हिंद की खराबी चीन से, तो ये सिनेरियो ज़रा बनते हुए सिंध का एरिया, सिंध को हम कहते हैं कि ये जो हमारा ये सिंध नहीं, ये जितनी सराइकी बेल्ट है, यानी मियाँ वाली सरगोदा से ऊपर का सारा इलाका, अटक से नीचे का सारा इलाका, ये सिंध की तहजीब है। यानी यहाँ पर ये जो मोंजोदड़ो हड़प्पा, ये सारा ये साहिवाल तक आके ये सिंध की तहजीब में था। ठीक है, उसके बाद अगर हम हिंद को देखें तो हिंद सिर्फ ये इंडिया नहीं, भूटान, श्रीलंका, उस तरफ ये सारा ये पूरा ये वाली पट्टी, ठीक है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक, और फिर सीन जिसको चीन कहा जाता है, वो ये सारा ऊपर का इलाका। तो इस जंग का सिनेरियो जो बार बार सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कुनैन की हदीस में 2 दफ़ा जिक्र हुआ, अतक, जिसका तर्जमा कुछ लोग अटक करते हैं, मे बी मे नॉट बी, लेकिन मुझे लगता है कि यही जंग, यानी सिंध और हिंद की जो लड़ाई है उसका सेंटर अटक होगा। अटक के ऊपर सारा इलाका खुरासान, खुरासान से जो जंग होनी है, खुरासान का जिक्र है। खुरासान ये सिर्फ ईरान का थोड़ी है, इसमें तो ईरान का थोड़ा सा हिस्सा है, ये मशहद और ये खुरासान रज़वी तक, बाकी सारा अफगानिस्तान, उसके बाद ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारा खुरासान की पट्टी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये उधर से लेके बलूचिस्तान, इधर से लेके ये केपी के, आप सेंटर में है, इस पूरी जंग के सेंटर में कहीं पाकिस्तान है, गवादर, कराची। आप जरा अभी आने वाला वक्त है, जरा देखेंगे, बिल्कुल आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और बड़े अच्छे तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ जो मतलब नाम लिया जाता ना, ये सिंध का या इधर का, ये नहीं है, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये अब होगा। ये जो मैं एक चीज़ जानता हूँ बेटा, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह, मतलब मैं आई नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन, जितना कि मुझे आता है उसकी रोशनी में मैं कोशिश करता हूँ दयानतदारी से बात करूँ, क्योंकि मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना। मुझे ये लगता है कि अब ये वो वक्त आ गया है जिसमें अगर हमने अपने बच्चों को दीन की जो है वो सिखाने की कोशिश ना की
तो अब वो वक्त है जब दीन जो है ना हमारी सफ़ों से निकल जाएगा। हम ये जो चंद ज़ुबानें हैं, चंद लोग जो बात करते हैं इस तरफ थोड़ा सा इसकी फ़िलासफ़ी ऑफ द रिलीजन पे, जिस दिन ये बंद हो गई ज़ुबानें, उसके बाद आने वाली नस्ल में दीन आधा हो जाएगा और उससे अगली नस्ल में ख़त्म हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने आखिर में मैसेज दिया हैदर साहब के दीन से जुड़ने की ज़रूरत है। बहुत जो ज़रूरी दूरी है है ना, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है जनरेशंस के लिए भी। बहुत शुक्रिया खालिक से हैदर साहब। जुड़ेंगे तो मखलूक को रूल कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया बहुत आपकी शुक्रिया आपका। मौजूदगी का। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।